हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ प्रश्न सॉल्व करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हम जो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते हैं इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन वाली, वो जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, वो ऐसा ही नहीं कि ओनली सिर्फ हसन शर्मा से ही होंगे। वो क्वेश्चंस बच्चों प्रैक्टिस सेट से भी हम उठाएंगे, प्रीवियस पेपर से भी उठाएंगे और अदर इंपॉर्टेंट बुक से भी क्वेश्चंस को हम उठा के बनाने वाले हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि वो क्वेश्चन सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक से हैं। और देखिए, आप भी इतना समझते हैं बच्चों, आप लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं कि सर आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराइए। तो बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी कुछ समझदार हो स्टूडेंट्स कि हम उन क्वेश्चंस को भी 20 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराएंगे। ऊपर से हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं बच्चों। तो आप भी इतने समझदार हो कि इतना भी टाइम नहीं हो पाता है कि सब चीज़ आपको प्रोवाइड इस तरीके से हम करा दें। देखिए, इतना तो जो क्वेश्चंस हम करा चुके हैं 95% क्वेश्चंस वही होते हैं उन 20 क्वेश्चंस के अंदर, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और आप कहें सर कि फिर भी आप उनको सॉल्व कराइए, तो ये तो आप भी समझते हैं अच्छी बात नहीं है, बिकॉज टाइम की बहुत शॉर्टेज है। आप चाहें तो आप देख रहे हैं कि हम कोई भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी को छुड़वाते नहीं है, मोस्टली सारे क्वेश्चंस 100% बुक से हम करा देते हैं। तो आप जानते हैं उनमें भी काफ़ी टाइम्स लगता है। तो ऐसा तो है नहीं एक छोटी कोई आदमी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो सकता, टाइम लगता है। और आप जानते हैं फिर बोर्ड के एग्जाम भी नियरेस्ट आने वाले, तो उस हिसाब से बच्चों सिलेबस को भी देखना है, सिलेबस को भी कंप्लीट कराना है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा देखिएगा। एक्चुअली जो क्वेश्चन में एक्चुअल में डाउट है आपको, या फिर आपको वाकई में नहीं हो रहा है, आप पहले कीजिए। नहीं हो रहा है तो आप काफ़ी रेयर कंडीशन में हमारे पास उसको सेंड कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें करा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं टाइम की फिर शॉर्टेज है, उसकी वजह से फिर क्या होगा, आप ही का सिलेबस थोड़ा सा जो है डिले होगा। तो उस चीज़ को आप प्लीज़ देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, जो वाकई में प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रहे हैं क्वेश्चन, आप उनकी वीडियोज़ भेज सकते हैं। वीडियो भेज दीजिए या कमेंट कर दीजिए, वो उनके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। बट सभी वीडियो को सॉल्व कराना इट इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, आप खुद समझदार हैं। तो ओके, इस चीज़ का आप फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, जो क्वेश्चन आपके करा दिए थे हमने एक्चुअल में, वो 6.5 के बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 18 तक कंप्लीट हो गए थे। ओके, आज क्वेश्चन नंबर 19 आपका चलने वाला है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये आने ही चाहिए। और मैं भी एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि आपके ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसे आप ना सॉल्व कर पाएँ, और हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग से आ जाते हैं, और ये जो थ्योरेटिकली क्वेश्चन है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 to 26 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में अक्सर बन जाता है, तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। बहुत ही ठीक है। और देखिए, कुछ मैं देखता हूँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन में देखिए कभी कभी आप जानते हैं मैथ है, और क्वेश्चंस भी आप देखते हैं बच्चों 2-3 बार बोर्ड को साफ करना पड़ जाता है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन की लेंथ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चंस को पूरा देख रहे हैं। बाई चांस क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है बच्चों मैथ में कि मैं 2 + 5 = 6 लिख दिया, तो ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो, 2 + 5 = 6 नहीं होता है। 6 कर दिया सर ने, तो सर ने गलत कर दिया, वो बात ठीक है। बट आप इस चीज़ को देखिए यार, क्या मैं 2 + 5 = 6 कर सकता हूँ क्या? मैथ में हो जाता है। आप इतना तो समझदार हैं कि 2 + 5 = 6 हो गया, चलो हो गया होगा सर से, तो इसको हम खुद करेक्ट कर लें। और आप ऐसा कमेंट कर दो सर क्वेश्चन गलत है, यार व्हाट इज़ दिस। आप समझदार हैं ना, इस चीज़ को थोड़ा सा देख सकते हैं बच्चों कि इतने बड़े लेंथी क्वेश्चंस कराते हैं, हल्का सा भी प्लस की जगह माइनस या 2 की जगह 3 लिख गया तो क्वेश्चंस मिसमैच हो सकता है। बट प्रोसेस क्या है उस क्वेश्चन का, प्रोसेस देखिए ना, तरीका देखिए, कंसेप्ट देखिए यार, आप कंसेप्ट समझिए ना। हमको क्वेश्चन रटना थोड़ी है यार कि हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो हम एग्जाम में भी 2 ही लिख के आएंगे। क्यों? 2 की जगह अगर एग्जाम में क्वेश्चन ने संख्या चेंज कर दी यार, 2 की जगह 5 कर दिया, तो फिर क्या करेंगे आप? उस 2 वाले को छाप के आओगे क्या? तो आप कंसेप्ट को देखिए ना, व्हाट इज कंसेप्ट। हर क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको कराता हूँ, चैप्टर का बेसिक कराता हूँ, हर एक्सरसाइज को कराने से पहले उसका बेसिक आपको कराता हूँ। तो यार मैं 2 + 3 = 6 लिख सकता हूँ, हो जाता है। इस चीज़ को आप ना समझने की कोशिश कीजिए। ओके
ओके। तो और बाई चांस थोड़ा सा किसी का आंसर मिसमैच उसी वजह से होता है मोस्टली क्वेश्चंस में, ठीक है। एक दो वीडियो में मैं देखता हूँ हो जाता है, तो उस चीज़ को वो रियली वही होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हल्का सा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैथ में कॉमन चीज़ है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के लंबे समय से स्टूडेंट्स हैं, तो आप देख भी रहे हैं हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं यार, इतना तो आपको लगता ही होगा कि हम 2+3 डज नॉट इक्वल टू या 6 तो हम नहीं लिख सकते ना। तो आप समझदार हैं अगर हो गया है, मैं सिर्फ 2+3=6 की ही नहीं बात कर रहा, इस टाइप की जो भी मिस्टेक नॉर्मल्स हैं, मैं जानता हूँ बोर्ड एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, लेकिन बट बच्चों यहाँ पर देखिए हम कराते हैं, सब कुछ है, 3-3 बार बोर्ड साफ़ होता है, ठीक है। तो अब चीज़ हमने एक बार साफ़ कर दी, उसको फिर दोबारा से देखने में, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा हल्ला ना बोला करें कि यार क्वेश्चन गलत है यार क्या, ठीक है। कैलकुलेशन को आप इतना तो अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो, और आप ये 2+3=6 के जगह पे आप कहते हैं सर क्वेश्चन रॉन्ग है, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता, ओके। तो उस चीज़ को देखा करें आप, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया ना, 19 की बात करने वाले हैं। देखिए 19 क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। देखिए वर्ग और आयत, आप इन सब चीज़ों का परिचय आपके लिए होना बहुत आवश्यक है, और ये चीज़ें नॉर्मली 6-7 8 क्लास की बातें हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपको इन जो अच्छी तरह से जानकारी होगी। देखिए आपको आयत और ये वर्ग वगैरह हैं, इन सब के गुण के बारे में नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो। ऐसा नहीं है कि यार 8th में पढ़ा था अब नहीं आ गया, क्यों नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है। तो ये चीज़ें बेसिक होनी चाहिए आपकी क्लियर, इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, ओके। आयत वर्ग वगैरह, समचतुर्भुज वगैरह, ट्रायंगल्स वगैरह, इन सब के बारे में आपको आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक आयत है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए जो आयत होता है ना वो वर्ग हो सकता है, ओके। सॉरी, जो वर्ग होता है वो आयत हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए आयत जो होता है वो वर्ग हो सकता है, ओके। क्योंकि आयत की एक्चुअली होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एवरी एंगल 90 डिग्री, और डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है, ईच अदर, ओके। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर हो तो बात चल जाएगी। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, एक्चुअली क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़िए क्या पूछा है। देखिए जब तक क्वेश्चन का सेंस नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ओके। तो सेंस समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, सिद्ध कीजिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यानी ये कह रहे हैं कि एक वृत्त है, क्या है, एक बच्चों वृत्त है, और वृत्त के अंदर जितने भी आयत होते हैं, ठीक है, उन सब में जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना वो उच्चतम होता है, अधिकतम होता है, ये हमको बताना है। तो इसके अंदर कोई भी आप जो है ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। ये एक बच्चों सर्कल है और इसका सेंटर हमने मान लिया ये है, ओके। और इस सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल ये जो है हमने बना दिया है, ओके। अब हमें प्रूफ करना है कि इस सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे उन सब में जो स्क्वायर का जो एरिया है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैक्सिमम कहा है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इस डायग्राम के ऊपर, उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए लेट द सेंटर ऑफ दिस सर्किल स्टूडेंट्स, वो हमने लेट कर लिया O है, ठीक है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमने O ले लिया, और इस सर्कल की जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो हमने लेट कर ली R, क्या R, ठीक है। सर्कल की रेडियस हमने R ले ली, ये R है, ओके। तो ये भी स्टूडेंट्स R होगी इधर वाली, क्योंकि ये भी तो रेडियस ऑफ सर्कल है ना, ये भी R होगी एक्चुअली, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस सर्कल की जो रेडियस है उसको R लेट कर लिया है और सेंटर को O लेट कर लिया है, ओके। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यू नो
रेक्टेंगल के अंदर जो एवरी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स। फिलहाल हमें सिर्फ इसी की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो ये 90 डिग्री के इसके एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली हमें इसका जो आयतन है वो मैक्सिमम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए बच्चों ये एक्चुअली आयत बनाया है हमने इस समय, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसकी हम देखिए आयत और वर्ग का फर्क आपको पता है ना। आयत जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है, ठीक है। और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और ये जो है चारों पर 90 होते हैं, ठीक है। अगर इस आयत को मैं वर्ग प्रूफ कर दूं और इसका आयतन उच्चतम प्रूफ कर दूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि हमें जितने भी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल होते हैं उनमें वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम प्रूफ करना है। तो एक तो आयतन उच्चतम प्रूफ करना है तो मैं आयतन उच्चतम प्रूफ कर दूंगा, और इसको अगर मैं वर्ग प्रूफ कर दूंगा तो बात बन जाएगी। तो यार ये वर्ग कैसे होगा, देखिए वर्ग क्या होता है, एवरी साइड आर इक्वल ऑफ स्क्वायर, यू नो, एंड स्टूडेंट्स डायगोनल्स आर इक्वल, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण समान लंबाई के होते हैं वो वर्ग है, ठीक है। उसमें भी एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब मैं इसकी लंबाई ये एंड चौड़ाई ये इक्वल कर दूंगा तो ये वर्ग हो जाएगा, और इसके आयतन का कहा है, उसका कहा है, सॉरी आयतन का क्यों, क्षेत्रफल का कहा है, और क्षेत्रफल को मैं मैक्सिमम प्रूफ कर दूंगा तो बात बन जाएगी। आयतन नहीं होता, आयतन तो वर्ग में होता ही नहीं है, ठीक है, 2 डायमेंशनल आकृति है ना, इसलिए। अब देखिए बच्चों बात करते हैं, तो हमने लेट क्या किया है, पहले लेट कर लेते हैं। लेट क्या किया कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू स्मॉल r, ये r यूनिट इसकी क्या है, रेडियस है, तो ये भी r होगी, यू नो। सेंटर से इस सर्कल की जो सर्क्यूफ्रेंस होती है, इट मीन स्टूडेंट्स परिधि जो होती है, तो यानी केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, r कहते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या r कहते हैं। तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी ले लो, ये भी परिधि है, सेंटर सॉरी त्रिज्या है, और सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी ले लो, ये भी एक त्रिज्या है, तो ठीक है। और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, तो तुम जानते ही हो, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, और ये r है तो ये भी क्या होगी, r होगी, ओके। और हम बात करेंगे टोटल क्या होगी, तो ये r प्लस r इज इक्वल टू 2r। इसको हम नेम दे देते हैं स्टूडेंट्स, ये a है, ये b है, एंड ये c है, एंड ये d है, ओके। ये डी क्वेश्चन, डी है पॉइंट है, ओके। अब देखिए बच्चों ये आप गौर दें तो इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD क्या है, आप गौर देंगे तो ट्रायंगल BCD क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। देखिए क्योंकि समकोण त्रिभुज क्या होता है, अब मैं इससे ये उम्मीद नहीं करूंगा आपसे कि यार आपको समकोण त्रिभुज नहीं पता होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, लेस देन 90 होते हैं, तो वो क्या होते हैं बच्चों, आपके समकोण त्रिभुज होता है। और जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, यू नो, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के युक्त बराबर होता है, तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो पक्का उसके अंदर एक 90 का कोण अवश्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, छोटी सी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए डिटेल आपके पास, नॉलेज आपके पास ये वाली होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आने वाला है। फोकस रहना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन के ऊपर, जो बोल रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, जो लिख रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो दोनों पर आपके काम रहने चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल है, सेंटर इसका O लेट कर लिया, उसकी रेडियस हमने R ले ली, ये तो ये भी R, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ही लिया है हमने। तो देखिए बच्चों एक चीज़ और लेट कर लीजिए, जब इतना लेट आप कर रहे हैं तो ये वाला एंगल ना, एंगल BDC, ये वाला एंगल आप लेट कर लीजिए कि ये जो है ये वाली लाइन, ये इसके साथ क्या है, एंगल बना रही है थीटा डिग्री का, कितना थीटा कोण बना रही है। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो भी लिखा है उसको, इसमें हमने माना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या बराबर R इकाई है, ओके। एंड
अब देखिए यहाँ पे चित्र से माना, एक चीज और लिख लीजिए, माना वृत्त के अंदर ABCD एक आयत है, ठीक। अब इसके बाद की डिटेल जो है ना आप चित्रानुसार लिखिए, यहाँ पे चित्रानुसार जो हमने चित्र में बनाया है, क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए चित्रानुसार आपको देखना है वृत्त की त्रिज्या OB या OB बराबर OD बराबर R, ओके। एंड माना है हमने एंगल BDC इज इक्वल टू थीटा डिग्री, जो भी है, ठीक है। थीटा ले लिया, ठीक है। अब देखिए चित्रानुसार ही बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज BDC में, या आप BCD कह सकते हैं, देखिए इस चीज़ पे आप वो मत होइएगा, BCD में, इसमें आप देखिए बच्चों, देखिए एक्चुअली मुझे ना इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया अगर मैं इसका निकालूंगा तो क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया रेक्टेंगल। तो देखिए बच्चों उसके लिए ना आपको जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई बोले तो DC, चौड़ाई बोले तो BC, यानी मुझे DC चाहिए एंड BC चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा मैं। तो तुम जानते हो बच्चों एक्चुअली ये जो वृत्त की त्रिज्या है OB बराबर OD बराबर R है। अगर मैं इसको BD बोलूँ तो BD क्या होगी बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। BD इज इक्वल टू क्या होगा भाई, चित्रानुसार देखेंगे आप, ओके। तो चित्रानुसार BD की वैल्यू क्या होगी, ये होगी बच्चों BO प्लस DO, और BD इज इक्वल टू BO या BO बोलेंगे तो R, और DO या OD बोलेंगे तो ये भी R। तो BD की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ना आपने 10th क्लास में बच्चों एक चैप्टर पढ़ा होगा, 10th क्लास में बच्चों आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। कौन सा चैप्टर बच्चों, 10th क्लास में आपने एक हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा है ना आपने, जिसमें होता था कि एक मीनार है और उस मीनार के से जो है ज़मीन पर एक खड़ी कार का कोण बनता था, उन्नयन अवनमन, उस टाइप का वो पढ़ा है ना आपने। उसी का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, उस चीज़ का फोकस कीजिएगा। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया हमको DC यानी लंबाई चाहिए आयत की, और BC ऊंचाई चाहिए हमें, ऊंचाई बोल दो या फिर ऊंचाई तो नहीं, चौड़ाई चाहिए हमें, ठीक है, चौड़ाई बोलेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों एक्चुअली मुझे DC चाहिए और मेरे पास BD है, सिर्फ इस समय क्या है मेरे पास BD है और ये एंगल है, बाकी मुझे DC चाहिए BC चाहिए। वो कैसे निकालूंगा, तो देखिए आप ये देखिए कि समकोण त्रिभुज में आधार बट्टे कर्ण या कर्ण बट्टे आधार किस में आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे आधार बट्टे कर्ण, तो ये बच्चों कॉस में आता है, बिकॉज एक फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, आप जानते होंगे, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में कुछ और फॉर्मूला होता है, वो अलग है। तो इसमें बच्चों यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा या कॉट थीटा एंड या सेक थीटा या कोसेक थीटा। मैं करा भी चुका हूँ आपको इसको चैप्टर नंबर 2 के बेसिक में। तो एक्चुअली यहाँ पर ये कॉस है, तो कॉस का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ये चीज़ कॉस, ये चीज़। अगर साइन का चाहिए तो ये देखते हैं, टेन का चाहिए तो ये देखते हैं, कॉट का चाहिए तो फिर भी ये देखेंगे नीचे से ऊपर, ठीक है। तो कॉस की बात करना है फिलहाल हमें, जितनी जरूरत उतनी बात करते हैं। कॉस थीटा का मान क्या होगा यहाँ से, आधार बट्टे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे ना तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है, और ये लंब हो जाएगा। तो हमें एक्चुअली आधार चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, कर्ण के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे एंड और क्या चाहिए बच्चों में, ये चाहिए लंब।
तो अब देखिए लंब बट्टे कर्ण किस में आता है, तो लंब बट्टे कर्ण ये आता है बच्चों आपका साइन में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे कर्ण। इन दो चीज़ों पर आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों की हमें आवश्यकता यहाँ पर पढ़ने वाली है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, यहाँ पर देखिए आप मुझे ये निकालना है, तो आधार बट्टे कर्ण किस में आता है, कॉस में। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार ही तो था आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या हो गया बच्चों, DC हो गया, और कर्ण क्या हो गया बच्चों, BD हो गया। अब कॉस थीटा बराबर DC की वैल्यू क्या है, निकालनी है, BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू 2R, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DC की वैल्यू फाइंड कर लो बच्चों यहाँ से। तो DC की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, DC इज इक्वल टू 2R इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो DC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, DC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बच्चों 2R कॉस थीटा। ठीक है, DC की वैल्यू है। इसी टाइप से सेम बच्चों आपको निकालना है BC की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप लंब बट्टे कर्ण, फिर से लिखेंगे आप पुनः, ये चीज़ अलग है, पुनः त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में बच्चों, BCD में, BDC बोल दो या BCD, कुछ भी बोल दीजिए आप। ठीक, आपका मन कर रहा हो तो BCD भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ना अब एक्चुअली हमें लंब चाहिए और कर्ण हमारे पास है, तो लंब बट्टे कर्ण किस में आता है, साइन में। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बच्चों जहाँ से देखते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, तो BC, कर्ण यही आएगा BD। तो BC की वैल्यू क्या है, निकालनी है, BD की वैल्यू क्या है, 2R। तो फाइनली यहाँ से 2R का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके 2R साइन थीटा। इस तरीके से बच्चों यहाँ से BC की वैल्यू भी आ गई, कितनी, 2R साइन थीटा। तो 2R साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई है, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब स्टार्ट होगा आपका आगे का काम, यानी माना वो लिखा। ठीक है, दो वैल्यूज चाहिए थी BC एंड DC की, वो निकाली, ये उनका प्रोसेस है निकालने का। आशा करता हूँ आप अच्छे से इसको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इनको हटा देते हैं। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का पार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी ये चीज़ें ना आपको आना चाहिए इतना, अब उसके बाद तो सिंपल है, नो प्रॉब्लम, बट इतना पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, हमसे एक्चुअली कहा क्या है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल हैं उनमें जो स्क्वायर होगा उसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा, ये हमसे कहा है और हमें दिखाना भी है एक्चुअली। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, सेंटर वो ले लिया, रेडियस इसकी R ले ली। ओके, एंड इसके अंदर एक ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल। ओके, फिर रेक्टेंगल रेक्टेंगल एवरी एंगल और 90 डिग्री। ओके, तो उसका क्या करने वाले हैं बच्चों, हमने क्या किया, ये पॉइंट्स का नेम डाल दिया, इसको मीट कर दिया, ये R तो ये भी R, फाइनली ये क्या हो गई 2R। ये एंगल हमने लेट कर लिया थीटा, एंगल BD एंड DC के बीच में जो कोण बन रहा है वो हमने थीटा ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 2R है, ये चाहिए, क्यों, क्योंकि एरिया की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे। अगर आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, तो वो कैसे निकाला हमने, लंबाई कैसे निकाली, हमारे पास कर्ण है, थीटा है, आधार निकाल लेंगे, यानी आधार ये चीज़ चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे ना बच्चों, यहाँ से जब देखते हैं तो ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, उसके सामने वाला क्या होता है, लंब। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण माना जाता है, और जिस कोण से देख रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब मानी जाती है, और जो बची तीसरी भुजा वो आधार ही होती है फिर। ठीक है, तो एक्चुअली हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार बट्टे कर्ण किस में आता है, कॉस में। तो हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिया, कॉस थीटा बराबर ये, इसकी वैल्यू लगा दी हमने नीचे BD की 2R, क्रॉस मल्टीप्लाई DC आ गया। सेम हेयर इन ट्रायंगल, अगेन ट्रायंगल BCD, राइट एंगल ट्रायंगल BCD। यहाँ हमने क्या किया बच्चों,
वही किया, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब BC और कर्ण हमारा BD, और साइन थीटा में आता था, साइन थीटा बराबर लगा दिया, यहाँ से हम किसके निकाल दिया, BC पर निकाल दिया। इतना होने के बाद अब हम आगे चलेंगे। ओके, तो ये चीज़ एक है। ओके, अब इसके बाद नीचे बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमसे कहा क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे कहा सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो इसको वर्ग प्रूफ करना है और उसका आयतन उच्चतम प्रूफ करना है। तो वर्ग प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, DC एंड BC दोनों इक्वल लानी पड़ेंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। नहीं, लंबाई और चौड़ाई वर्ग की क्या होती है, बराबर, जबकि आयत की नहीं। आयत वर्ग हो सकता है, उसकी लंबाई चौड़ाई को सेम कर दिया जाए तो वही चीज़ है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फिलहाल आप इसका आयतन निकालिए। ठीक है, आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या ले लें बच्चों, A ले लेते हैं। ठीक है, तो A बराबर क्या होता है इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए, तो A बराबर लंबाई कितनी है बच्चों इसकी, DC या CD, और चौड़ाई है BC। तो A बराबर DC की वैल्यू बोले तो 2r cos थीटा, और BC की वैल्यू बोले तो 2r sin थीटा। तो फाइनली ऐसे जो A की वैल्यू है 2 2 जा 4, r इंटू r स्क्वायर, और ये cos थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक बात कीजिए बच्चों, आप यहाँ पर 2 को ना आप एक्चुअली कीजिए 2 गुणा तो 4 मत कीजिए, आप इसको 2 रहने दो यहीं पर, और ये वाला 2 है ना आप यहाँ ले लीजिए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बच्चों ना। ये देखिए आप, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये आप और दीजिए आप, व्हाट इज दिस, क्या है ये, फॉर्मूला है बच्चा। ठीक है, फॉर्मूला है ये। तो A इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। मैंने आपको क्या बताया था, इसको बोलते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री, और ये कहीं भी टपक जाती है प्यारे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का मैंने क्यों बेसिक कराया था, सेकंड चैप्टर के अंदर सारे फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले उसमें से डिस्क्राइब भी आपको कराए थे मैंने, सब के सब। तो मैंने क्यों चिल्लाया था कि सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद कर लेना, वो इसीलिए कहा था बच्चों कि कहीं भी यूज हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी चैप्टर के अंदर जहाँ आपको उम्मीद ना हो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और आने वाले समय में आपको बहुत यूज भी होगा, तो इस चीज़ का आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अब देखो बच्चों, A की वैल्यू क्या आ गई, 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, अब एक्चुअली से ये है क्या बच्चों, ये आपका क्या है, ये एक तरीके से आपका फंक्शन है, फंक्शन यानी कि fx है ये। ठीक, fx जैसा हमने इसको फंक्शन बना लिया पहले, अब एक तरीके से आपका fx है। ठीक है, जो एरिया है। ठीक है, अब इसका हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अवकलन करेंगे। ठीक है, और वही स्टेप यूज वाली है 5। अब आगे काम बिल्कुल वैसे ही होगा, बस यहाँ तक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, उस चीज़ को आप ध्यान में रखें अच्छे से। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम आगे बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 1। तो क्या होता है बच्चों, अवकलन करते हैं, और यहाँ बच्चों अवकलन क्या होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, यानी dA अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का बच्चों होगा cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2। ठीक है, तो dA अपॉन डी थीटा बराबर 2 2 जा 4r स्क्वायर cos 2 थीटा। तो ये आ गया बच्चों dA बटे डी थीटा की वैल्यू। अब अगेन डिफरेंशियल स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 अगेन डिफरेंशियल। ठीक, तो अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, dA बटे डी थीटा का क्या हो जाएगा, d2a बटे डी थीटा 2 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, कॉस थीटा का बच्चों क्या होगा, माइनस के साइन 2 थीटा, और फिर से 2 थीटा करेंगे तो 2। तो फाइनली ये आ जाएगा आपका 4 दूनी माइनस के 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा, d2a ओवर डी थीटा 2। ठीक है, तो ये द्वितीय अवकलज आ गया आपका।
द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, स्टेप नंबर 3, उसकी वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स निकालने के लिए बच्चों dA/d थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0। तो स्टेप 3, तो dA/d थीटा इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या है बच्चों dA/d थीटा की, देखिए यहाँ पर देखते हैं। तो dA/d थीटा की वैल्यू है ये 2r² कॉस, ये वाली वैल्यू नहीं है, नीचे वाली वैल्यू है फाइनली वैल्यू। तो 4r² कॉस 2 थीटा, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ से, ठीक है। अब 4r² कॉस 2 थीटा बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों आप ना कॉस 2 थीटा का मान निकालिए, कॉस 2 थीटा का मान। तो कॉस 2 थीटा का मान जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये तो 0 चला जाएगा। तो कॉस 2 थीटा बराबर 0, क्योंकि ये पूरा पार्ट गुणा में है तो जाकर 0 में हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा बराबर, कॉस में बच्चों 0 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है बच्चों 90 की वैल्यू। 90 मतलब π/2, और यानी कॉस 90 लिखेंगे यहाँ पर, कॉस π/2। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा कि यहाँ पे आपका 2 थीटा बराबर π/2। ओके, तो थीटा बराबर π/2, 2 जा 4। तो ये आ गया बच्चों मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट। अब इस पॉइंट पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर आपकी 4th, d2y/dx2 चेक करते थे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू π/4 पर क्या चेक करेंगे, d2a/d थीटा 2, इसको चेक करने वाले हैं उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली हमारा जो आयतन है ना वो क्या आना चाहिए, उच्चतम आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अब हम लगाते हैं बच्चों d2a/d थीटा 2। तो यहाँ पर चेक करिए d2a/d थीटा 2, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये चीज़ है ना, तो -8r² और sin 2 थीटा, जगह की थोड़ी शॉर्टेज रहेगी तो मैं इसको यहाँ ना लिख के थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो d2a/d थीटा 2 बराबर, इसकी वैल्यू है ये वाली -8r² और sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी है π/4 और 2 जा 4। तो -8r² sin π/2, तो -8r² sin π/2 की वैल्यू यानी 1। तो -8r², और यू नो ये क्या है, लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और जब नेगेटिव आती है तो क्या होता है, आयतन क्या होगा, उच्चतम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम थीटा इज इक्वल टू π/4 पर आयतन क्या है, उच्चतम है। तो आयतन तो बच्चों उच्चतम हो गया, किस पॉइंट पे हुआ है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इस थीटा इज इक्वल टू π/4 पर आयतन तो उच्चतम हो गया। अब फाइनली हमें एक चीज़ और प्रूफ करनी है, क्या, कि इनकी जो साइड्स हैं, ये चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, इन साइडों को इक्वल और कर दें। देखिए एक तो आयतन उच्चतम प्रूफ करना था, लेकिन आयतन तो उच्चतम है, लेकिन किसका आयतन है, ये किसका आयतन उच्चतम हुआ है, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का। तो ये स्क्वायर अभी कैसे माना जाएगा, स्क्वायर माना जाएगा तब इसका आयतन तो उच्चतम कर दिया, अब इसको वर्ग और प्रूफ करना है। तो अभी वर्ग तो प्रूफ नहीं हुआ, तो वर्ग कैसे प्रूफ करेंगे, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई एंड चौड़ाई दोनों कैसे आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। तो अब किस पर उच्चतम हुआ है आपका आयतन, आपका आयतन किस पॉइंट पर उच्चतम हुआ है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर उच्चतम हुआ है। तो इस थीटा इज इक्वल टू π/4 को आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ में लगा दीजिए। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो वर्ग भी प्रूफ हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई, आयतन भी उच्चतम हो गया और वर्ग का है, जो कि वर्ग का ही कराया था, ठीक है।
तो देखिए अब यहाँ पर आ जाइए आप, तो DC ध्यान दे रखा बच्चों 2r cos थीटा, तो DC मतलब 2r cos थीटा की वैल्यू π/4, तो DC इज इक्वल टू 2r cos थीटा यानी cos π/4 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/√2, तो √2 से 2 कट गया, √2r, तो √2r आ गया, तो DC कितना आ गया √2r आ गया। अब बच्चों निकालना पड़ेगा हमें क्या BC, ये तो क्या आ गई बच्चों लंबाई, अब चौड़ाई मतलब BC, तो 2r sin ओनली थीटा कितना π/4, तो 2r sin π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों sin π/4 की वैल्यू 1/√2, तो √2 से √2 का टाइम कट गया, तो BC की वैल्यू क्या आ गई √2r, BC की वैल्यू क्या आ गई √2r आ गई। अब आप गौर दीजिए ज़रा, DC भी √2r है, BC भी √2r है, और DC बोले तो लंबाई मानी थी हमने और BC बोले तो चौड़ाई हमने मानी थी, तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई कैसी आ रही है इसकी बराबर, और जिस आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं वो आयत वर्ग होता है। तो हमें क्या प्रूव करना था कि एक सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल होते हैं उन सभी रेक्टेंगल्स में जो वर्ग होगा उसका आयतन महत्तम होगा, तो आयतन महत्तम कर दिया बिकॉज नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो फंक्शन उच्चतम होता है यहाँ, लेकिन आयतन नहीं, मैं आयतन क्यों बोल रहा हूँ वर्ग, वो क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमने देखा हमने आयतन लिख भी दिया है, लो आयतन नहीं होगा बच्चों क्षेत्रफल होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की बात चल रही थी ना, ठीक है, आयत की जगह मैंने आयतन कर दिया थोड़ा सा उस सेंस में, यहाँ पर आएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो हमें एक्चुअली वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम प्रूफ करना था, तो हमने पहले तो क्षेत्रफल उच्चतम कर दिया और फिर इसको वर्ग प्रूफ कर दिया, यानी ये वर्ग है और इसका क्षेत्रफल क्या उच्चतम है, दो चीज़ें प्रूफ करनी थी, दोनों चीज़ें हो गई। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, और देखिए अब आप इस क्वेश्चन को देख भी पा रहे होंगे क्या कितना कंजस्टेड एरिया में ये मैंने क्वेश्चन किया है। अगर मैं मिटा देता तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती थी, और हो सकता है बिकॉज ये मैथ है, प्लस माइनस या 2 की जगह 3 या हल्की सी क्लैरिकल मिस्टेक इधर उधर कर सकती है, ठीक है। तो ये प्रूफ वाले सवालों में तो हम चेक कर सकते हैं कि यार प्रूफ नहीं आएगा, जब हमने गलती हो गई है वही तो प्रूफ आएगा ही नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आंसर आ रहा है तो वहाँ पे हम बार आंसर शीट नहीं देख पाते हैं, तो हम सॉल्व कर देते हैं। तो भाई देखिए इस चीज़ को आप फोकस किया कीजिएगा कि यार 2 + 3 की जगह 6 हो गया, या 4 + 5 की जगह 10 हो गया, तो ये कोई सर ने जानबूझ के तो नहीं किया होगा, वरना सर कर सकते हैं, आप देख भी रहे थे दिन से पढ़ा रहा हूँ यार, क्या मुझे प्लस करना नहीं आएगा, क्या हो जाता है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये क्वेश्चन था बच्चों आपका जो कि कंप्लीट हुआ। एक बार मैं फिर इसको देखता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आया है, चाहे एक ही प्रश्न क्यों ना हो लेकिन समझ में आना चाहिए, और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और फिर से एक बार इसको समझाता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो वो फिर से समझ में आ जाए, ओके। तो देखिए बच्चों, बात करें अब इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को हम ना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा है, क्वेश्चन नंबर है 21 नहीं है 19। सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। देखिए फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको, मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें एक्चुअली एक सर्कल दिया है, उस सर्कल के अंदर रेक्टेंगल्स दिए हैं, रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो सकता है ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि उस वृत्त के अंदर इन सर्कल जितने भी रेक्टेंगल होंगे उन रेक्टेंगल्स में जो वर्ग होगा उसका जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम होगा, यानी आयत से भी अधिक होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो फाइनली एक्चुअली ये क्या है, रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया
अगर हम मैक्सिमम प्रूफ कर दें तो, और फिर इस रेक्टेंगल को स्क्वायर भी प्रूफ कर दें, तो एक तरीके से ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि यार वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम हो गया, वही वाली बात हो जाएगी। तो बस वही करना है। तो देखिए बच्चों, उस सब को करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, उन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसका सेंटर O लिया, उसकी रेडियस ले ली, फिर हमने बच्चों OB या OD क्या ले ली, R ले ली। ये R तो ये भी R, और ये टोटल क्या हो गया 2R, जो कि एक तरीके से वृत्त का व्यास भी हो गया। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है 2R। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, इसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ABCD, ओके। एंड गौर दें तो ये रेक्टेंगल जो होगा ना, ये इस सर्कल का ही व्यास होगा। तो ठीक है, इस रेक्टेंगल का जो विकर्ण होगा BD, वो इस सर्कल का क्या होगा, व्यास होगा। तो अब हमें एक्चुअली इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन में जो एरिया से संबंधित बात कह रहा है वो क्षेत्रफल से संबंधित बात कह रहा है, तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल अगर हमें किसी आयत का निकालना होता है तो क्या क्या चाहिए। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, तब ये सवाल होगा। अब यार आपको क्षेत्रफल नहीं याद होगा तो ये थोड़ा बात अच्छी नहीं है। हाँ, इन 12th, ओके। तो हमने क्या किया, आशा करता हूँ आपको याद होगा यार, मैं ये नहीं कह रहा याद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है तो उस चीज़ को याद कर लीजिएगा। तो ABCD ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ओके। एंड हमने क्या चाहिए, हमें एक्चुअली इस रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए एंड ब्रेड्थ चाहिए। तो वो कैसे निकालें यार, वो निकालना है हमें। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया, हमने इसकी लंबाई और इसके विकर्ण के बीच में जो कोण बना है वो थीटा मान लिया, ठीक है। अब एक्चुअली मुझे ये चाहिए और ये मेरे पास है, और तुम ये तो जानते ही हो कि रेक्टेंगल के अंदर प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो ये एक जो ट्रायंगल है ना, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 का है इस वजह से। तो इस 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उनमें राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो क्या होती है, कर्ण होती है। ये छोटी बातें आपको पता होगी। तो यहाँ से इसके सामने वाली क्या होगी, कर्ण हो गया ये, ठीक है। अब ये कर्ण है, मुझे ये चाहिए, और ये कोण मैंने थीटा मान लिया। तो यार कैसे निकालें, तो सिर्फ तो आपके दिमाग में आंसर चाहिए, जब एक ही साइड पता है और दो साइड नहीं पता तो निकालना है, और थीटा पता है तो क्या चाहिए, तो फिर आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी याद आ जानी चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कोण है, तो मैं इस कोण यहाँ से देख रहा हूँ, जहाँ कोण बना है एक्चुअली हम वहीं से देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ के जब देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा होगी वो लंब होती है हमेशा समकोण त्रिभुज में, और जो 90 का कोण होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है। तो ये लंब और ये 90 वो कर्ण, तो फिर ये आधार ही होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब के नाम से जानी जाती है, एक आधार के नाम से जानी जाती है, कर्ण के नाम से आती है। कोई भी त्रिभुज बेसिकली 3 ही भुजा होती है, ठीक। तो यहाँ से देखा लंब हो गया, यहाँ से देखिए 90 का तो एक कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। तो आप यार देखिए यार, मुझे आधार चाहिए ना, तो आधार कैसे मिलेगा, कर्ण मुझे पता है और थीटा पता है, तो आधार बट्टे कर्ण या कर्ण बट्टे आधार। तो आधार बट्टे कर्ण बच्चों आता है लाल बट्टे का से कॉस में। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस ले लूँ, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो मैंने वही किया। यहाँ पर आ जाइए, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, पहले ये सब चीज़ें लिख लीजिएगा जो आपने मानी है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार निकालना है DC, कर्ण दे रखा है मुझे BD, क्या है BD है हमारा R + R 2R हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, DC की वैल्यू आ गई। सेम अब मुझे चाहिए BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू कैसे चाहिए बच्चों, यहाँ से मैं देखूंगा तो लंब, और ये कर्ण मेरे पास है, तो लंब बट्टे कर्ण, ये बच्चों आता है साइन में। तो पुनः उसी त्रिभुज में ले लीजिए आप, साइन थीटा बराबर BC बट्टे DC, BC बट्टे BD इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू क्या है बच्चों, BC की वैल्यू है BC वैल्यू तो निकालनी है हमें, BC वैल्यू भी हमें पता कहाँ है, BC और बट्टे BD यानी कर्ण की वैल्यू क्या है बच्चों 2R लगा दिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC की वैल्यू आ गई। तो मेन ये चीज़ थी, यहाँ तक आपने कर लिया, उसके बाद का आप डेली कर रहे हो ये वाला काम, तो इतना काम थोड़ा सा न्यू था, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक। अब उसके बाद देखिए बच्चों, और DC हमारा आ गया और BC आ गया, मतलब DC बोले तो इस आयत की लंबाई आ गई और BC बोले तो इस आयत की चौड़ाई आ गई। अब फाइनली हमें जो क्वेश्चन में कहिए वो क्षेत्रफल के बारे में बात चल रही है, एरिया के बारे में। तो हमने क्या किया, माना आयत का क्षेत्रफल ABCD, आयत का क्षेत्रफल बराबर A बराबर क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई क्या है बच्चों DC,
चौड़ाई क्या है बच्चों, BC, DC की जगह DC की वैल्यू, BC की जगह BC की वैल्यू फाइनली। और देखिए 2r इंटू आर, आर स्क्वायर, और ये वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने इसको बना लिया, ठीक है। अब फाइनली ये a आ गया, और ये a क्या है, ये a ही हमारा फंक्शन है, यानी जैसे पीछे क्वेश्चन में करते थे वो fx होता था ना वहाँ पे, तो ये एक तरीके से fx ही है, ठीक है, यानी f थीटा होगा ये, ठीक है, एक तरीके से थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है अब, तो एक तरीके से f थीटा है। अब इसका हम 5 स्टेप्स में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप x के साथ और थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे इसका, तो dA का क्या होगा, dA बटे डी थीटा, ठीक है, एंड ये 2 आगे गिर जाएगा, 2 2 जा 2 आगे गिरेगा, अभी हम 2 क्यों गिरेगा, हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2r स्क्वायर ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारा साइन 2 थीटा का क्या हो गया बच्चों, cos 2 थीटा, और फिर से 2 थीटा का करेंगे तो 2, अब इस 2 को मैंने आगे ले लिया, 2 2 जा 4 r स्क्वायर cos 2 थीटा। फिर स्टेप नंबर सेकंड अगेन डिफरेंशियल, तो इसका बच्चों मैंने पुनः अवकलन कर दिया, ठीक है। पुनः अवकलन कैसे करते हैं बच्चों, इसी का दोबारा से कर दो, तो dA बटे डी थीटा का क्या होगा, d2a बटे डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब d2a बटे डी थीटा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो cos 2 थीटा का दोबारा से करेंगे माइनस के साइन 2 थीटा, यू नो फॉर्मूला याद है ना आपको। देखिए बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने अगर फॉर्मूले याद नहीं किए, समझ रहे हैं, देखिए अवकलन चल रहा है, ये अवकलन वैसे समाप्त हो गया, लेकिन अवकलन से संबंधित ही है ये टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा ना, तो आप समाकलन अच्छे से समझने की उम्मीद मत रखना बिल्कुल भी। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी समाकलन स्टार्ट होने में टाइम है, जब तक समाकलन स्टार्ट हो तब तक आप इस अवकलन को बहुत अच्छे से बैठ के रिवाइज कर लीजिए, ओके। और फॉर्मूले तो आपको इतनी बुरी तरह याद होने चाहिए कि सपने में पूछ लो तो सच को बता दो, सही है। फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, यहाँ तो यूज़ हो रहे हैं, और प्लस जब आप अवकलन के फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो जब आप समाकलन पढ़ेंगे ना, अब बाकी बात आप समाकलन में देखिएगा, यानी आपको समाकलन के फॉर्मूले कितने आसानी से याद होंगे, और कितने कन्फ्यूजन वाले भी फॉर्मूले हैं वो। समाकलन का यार, मैं कभी हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्या ये समाकलन है यार अवकलन है, या समाकलन का फॉर्मूला पूछा है अवकलन का ठोक देंगे हम उसमें फॉर्मूला, तो ये क्यों होगा, क्योंकि स्पष्ट तरीके से आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस हैं समाकलन अवकलन के फॉर्मूलों में, तो आपको अवकलन के ढंग से याद नहीं होंगे ना, तो समाकलन का पूछूंगा तो पक्का अवकलन का ठोक देंगे उसमें, इसलिए आप अच्छे से फॉर्मूले याद कर लीजिए जब तक समाकलन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओके। तो सबसे पहले फिर हमने क्या किया बच्चों, उसके बाद क्या किया हमने, स्टेप नंबर सेकंड इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, d2a बटा dx2, यानी d2a ओवर डी थीटा 2, यहाँ 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, cos 2 थीटा का हो गया माइनस का साइन 2 थीटा, और फिर से 2 थीटा का बच्चों 2 हो गया, और 2 4 जा 8 r स्क्वायर माइनस का है, माइनस आ गया साइन 2 थीटा का साइन 2 थीटा, यानी फाइनली दोबारा कौन हो गया। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या कहती है, स्टेप नंबर थर्ड ये कहती है कि थीटा के मान के लिए dA बटे डी थीटा बराबर 0 रखेंगे, तो हमने वही किया, dA बटे डी थीटा बराबर 0 रखा, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दी ये वाली बराबर 0, तो यहाँ से बच्चे cos 2 थीटा बराबर 0 हो गया फाइनली, तो cos में 0 किसकी होती है, cos π/2 की, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/2, थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट आएगा आपका। अब इस पॉइंट पर हमें चेक होगा कि यार इसका जो एरिया है वो एक्चुअली मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो वैसे यहाँ पे हमें प्रूफ करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ही आएगा, लेकिन चेक करने से तो मालूम पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं, इस थीटा की जगह पर, तो हमने वही लगाया यहाँ पर, आप देखिए कहाँ पर लगाया है, यहाँ पर लगाया है, तो d2a ओवर डी थीटा 2 कहाँ पर है, किस पर चेक किया हमने, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें जो भी थीटा आ रहा है उसकी जगह लगा दिया π/4 लगा दिया, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, फाइनली ये आ गया, और साइन π/2 की वैल्यू 1, सॉल्व किया नेगेटिव वैल्यू, और यू नो नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 0, और जब नेगेटिव आता है साइन तो क्या करते हैं, फंक्शन कैसा होता है हमारा, उच्चिष्ट होता है। तो फंक्शन क्या है फिलहाल यहाँ पे, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, उच्चिष्ट होगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू π/4 पर उच्चतम होगा। अब क्षेत्रफल तो उच्चतम हो गया, लेकिन किसका क्षेत्रफल उच्चतम है, अभी तक तो आयत की बात चल रही थी, आयत है, इसको मैं वर्ग प्रूफ कर दूंगा तो ये वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम हो जाएगा। अब वर्ग कैसे प्रूफ होगा, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी तो नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
क्या होता है, वर्ग। वर्ग की बच्चों लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, आपस में समान होती हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर मैं समान प्रूफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाएगा। और क्षेत्रफल हम उच्चतम प्रूफ ही कर चुके हैं और वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम हो जाएगा। और फाइनली यही तो प्रूफ करना था हमें। जो प्रूफ करना है उसको दिमाग से बाहर मत निकाल दीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको आप दिमाग में रखिए यार, क्योंकि आप जो चीज़ प्रूफ कर रहे हैं वही आपको नहीं पता क्या प्रूफ कर रहे हैं, तो आप लाएंगे क्या। ओके, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया, क्षेत्रफल उच्चतम आ गया ना हमारा, किस पर आया, थीटा इक्वल टू π/4 पर आया है। अब हमें ये साइड से इक्वल करनी है, यानी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल करने हैं। तो लेंथ क्या है DC एंड ब्रेथ क्या है BC। इनको इक्वल कैसे करें, यहाँ पर किस पॉइंट पर क्षेत्रफल उच्चतम हुआ है, जिस पॉइंट पर आपका क्षेत्रफल उच्चतम हुआ है उस पॉइंट को यहाँ पे लगाइए। थीटा इक्वल टू π/4 पर हुआ है तो आप यहाँ पे लगाइए DC क्या है, लंबाई, 2r cos 2 थीटा। तो थीटा की जगह लगा के π/4, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 और इससे कटेगा √2 टाइम, तो DC की वैल्यू आ गई √2r, ठीक है। यानी ये क्या आ गई, एक तरीके से लंबाई है बच्चों किसकी, इसकी DC आयत की। अब बात करेंगे चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या है बच्चों BC 2r साइन थीटा की वैल्यू π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2 होती है, क्योंकि साइन थीटा की और जो कॉस थीटा की वैल्यू है, आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो पढ़ी है ना, अच्छे से याद होनी चाहिए। तो साइन थीटा की जब आप वहाँ पे रेशियो वाली टेबल पढ़ोगे आप, तो उसमें साइन 45 और कॉस 45 की जो वैल्यू मिलेंगी वो सेम मिलेंगी, π/1/√2 होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसलिए यहाँ भी 1/√2 और यहाँ भी 1/√2। इससे ये √2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 टाइम √2r। तो आपने क्या देखा, इस आयत की लंबाई भी √2r है, चौड़ाई भी √2r है। अगर किसी आयत की लंबाई भी √2r, चौड़ाई भी √2r, मतलब लंबाई और चौड़ाई सेम, तो वो आयत फिर क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि यह एक वर्ग होगा। और वर्ग का आयतन उच्चतम हम प्रूफ कर ही चुके हैं बच्चों, ठीक है। यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, चूंकि आयत ABCD की लंबाई DC व चौड़ाई BC समान है, यानी DC बराबर BC बराबर √2r, अतः यह वर्ग होगा, ठीक है। अतः ये क्या होगा, वर्ग होगा। और जब ये वर्ग हो गया तो हमें यही प्रूफ करना था कि वृत्त के अंदर जो अधिकतम क्षेत्रफल होता है वो वर्ग का होता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हमने अधिकतम प्रूफ कर दिया और ये भी हमने एक वर्ग प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। तो अब आपने देखा यार कितना कंजस्टेड क्वेश्चन था, इसको अगर हल्की सी भी मिस्टेक हो जाती तो क्या होता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक ही मतलब मिटाला नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा लाइन लेकर के कर दिया, लेकिन एक ही जगह सब कुछ आपको देखे, इसलिए मैंने इसको मिटाना नहीं और आपको हर चीज़ थोड़ा सा छोटी छोटी जगह में करके मैंने आपको दिखाई। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है, 2 बार समझा दिया बच्चों मैंने, फिर भी कोई चीज़ रह गई है ना, तो वीडियो को ना आप रिपीट करिए, फिर देखिए, ठीक है। रिपीट करिए, देखिए, तब आएगा आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट।